Hello students, let us resume chapter 9 with the case study of Good Luck Store. Good Luck Store is located at Azad Nagar in Delhi. इस ओनर के शॉप महादेव प्रसाद हैं। उनके कस्टमर्स पड़ोस के घरों से आते हैं। उनकी दुकान में भीड़ रहती है क्योंकि उनकी दुकान में बहुत सारी चीज़ें मिलती है। ग्राहकों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने 2 हेल्पर्स को रखे हैं। इनके दुकान पर जो सामान मिलता है उसमें हाउस होल्ड आइटम्स हैं, इसके अलावा पैक्ड फूड आइटम्स हैं। उन्होंने अपनी दुकान का कुछ हिस्सा वेजिटेबल वेंडर को रेंट पर दे रखा है, जो कि उन्हें मंथली रेंट भी देता है। लोग इनके यहाँ से चीज़ें खरीदते हैं। ये अपनी गुड लक स्टोर के मालिक अपनी चीज़ों को कैश और क्रेडिट दोनों पर बेचते हैं। क्रेडिट एक अरेंजमेंट या सिस्टम होता है जिसमें कि एक आदमी सामान लेने के कुछ समय या कुछ दिनों के बाद में पेमेंट कर सकता है। वो लोग जो कि उधार सामान लेते हैं उनका महादेव प्रसाद एक रिकॉर्ड रखते हैं। महीने के एंड में वो उस रिकॉर्ड को बिल को अपने कस्टमर्स को भेज देते हैं और अकाउंट्स अपने क्लियर करते हैं। कस्टमर्स उनका बिल पे कर देते हैं एवरी मंथ के फर्स्ट वीक में। रिसेंटली उन्होंने होम डिलीवरी की भी सुविधा शुरू की है। अपने ग्राहकों की कस्टमर्स की रिक्वेस्ट पर वो हेल्पर्स के थ्रू उनकी ज़रूरत की चीज़ें अपने कस्टमर्स के घरों पर भिजवा देते हैं। सेम इसी तरह का हमारे आस पड़ोस में भी देखने के लिए मिलता है। लेट अस स्टार्ट शॉप्स इन द नेबरहुड। पड़ोस की दुकानें, वो दुकानें जो कि हमारे घरों के आसपास में होती है। जब हमें किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो हम उस चीज़ को अपने पड़ोस की दुकान से ख़रीद लेते हैं। ये पूरे हफ्ते खुली रहती हैं। इन दुकानों को हम कभी कभी ही बंद पाते हैं। ये कई तरह की दुकानें होती हैं, कुछ परमानेंट होती है जबकि कुछ रोड साइड स्टॉल्स होती है जो कि फ्रूट्स या वेजिटेबल बेचते हैं। ढाबा भी नेबरहुड शॉप्स के कैटेगरी में ही आता है। ये बहुत सारी चीज़ों को अपनी दुकान में रखते हैं जो कि हमारे दिन प्रतिदिन के इस्तेमाल की होती है, लाइक ग्रेन्स, कॉस्मेटिक्स, ईटाबल्स एंड स्टेशनरी। शॉपिंग मॉल्स एंड कॉम्प्लेक्सेस। शॉपिंग मॉल्स एंड कॉम्प्लेक्सेस एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है। जनरली एयर कंडीशन्ड होते हैं। ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दोनों ही तरह की चीज़ों में व्यापार करते हैं, लेकिन अक्सर ये ब्रांड इमेज प्रिपेयर करते हैं और ब्रांडेड चीज़ों में ही बिजनेस करते हैं। ये शॉपिंग मॉल्स कहलाते हैं। बड़े शहरों में 99% ये बड़े शहरों में पाए जाते हैं, लेकिन अब छोटे शहरों में और टाउन्स में भी ये मिलते हैं। इन मॉल्स और कॉम्प्लेक्सेस को में एक ही छत के नीचे वैरायटी ऑफ गुड्स एट ए टाइम अवेलेबल हो जाती है। इस कारण से ये बहुत ज़्यादा सक्सेस होते हैं शहरों के अंदर। और हम इनके बारे में प्रीवियसली भी पढ़ चुके हैं। ब्रांडेड गुड्स के लिए लोगों को अधिक प्राइस पे करनी पड़ती है और नॉन ब्रांडेड चीज़ों के लिए कम मनी को इन्वेस्ट करना पड़ता है। बार्गेनिंग इन दुकानों पर नहीं होती क्योंकि ये फिक्स्ड प्राइस शॉप होती हैं। चेन्स ऑफ मार्केट, बहुत सारी चीज़ें जैसे कि वेजिटेबल और फ्रूट्स ये खेतों में पैदा होते हैं, जबकि दूसरी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि शूज़, लेदर गुड्स, क्लॉथ और मेडिसिन ये फैक्ट्रीज़ में बनते हैं। कस्टमर्स ना तो फार्म तक जा सकते हैं ना ही फैक्ट्रीज़ तक जा सकते हैं इन चीज़ों को ख़रीदने के लिए। इन चीज़ों को ये वीकली मार्केट, नेबरहुड शॉप्स या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस से ख़रीदते हैं। कभी अगर अपन सोचें तो कितना आश्चर्य होता है कि वो चीज़ जो कि खेतों में उगी वो हमारे घर की किचन में या हमारे रेफ्रिजरेटर के अंदर मिलती है। इसका जवाब कैसे मिल जाती है? इसका जवाब ये है कि एक मार्केट की चेन्स बनी हुई है जो कि हर जगह पर मौजूद है और इसी मार्केट चेन के कारण हमें फैक्ट्रीज़ या फार्म के जो प्रोडक्शंस होते हैं वो हमारे घरों में अवेलेबल हो जाते हैं। 2 तरह के ट्रेडर्स होते हैं।
होलसेल ट्रेडर्स और रिटेलर्स। होलसेल ट्रेडर्स वो लोग होते हैं जो कि एक ही बल्कि गुड्स के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। होलसेल ट्रेडर गुड्स को फैक्ट्री साइड से कलेक्ट करते हैं या फार्म से बल्क में कलेक्ट करते हैं। उसके बाद में ये रिटेलर्स को उन चीज़ों को छोटी छोटी अमाउंट में देते हैं। इनके पास चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए बिग गोडाउन्स होते हैं, जहाँ पर ये सभी तरह के अलग अलग तरह के होलसेलर्स अलग अलग तरह की चीज़ों को अपने गोडाउन्स के अंदर रखते हैं। ये क्रेडिट प्रोवाइड करवाते हैं प्रोड्यूसर्स को और रिटेलर्स दोनों को। प्रोड्यूसर्स को ये पैसा उधार देते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, और रिटेलर्स को ये सामान उधार देते हैं जब सामान बिक जाए उसके बाद में पैसा चुकाने के लिए। रिटेलर्स वो ट्रेडर्स होते हैं जो कि डायरेक्टली कंज्यूमर के कांटेक्ट में होते हैं। ये सामान खरीदते हैं होलसेल ट्रेडर्स से और अपनी दुकानों में उनको बेचते हैं। ये हमारे पड़ोस की दुकान हो सकती है, एक कॉम्प्लेक्स की शॉप हो सकती है, या फिर एक वीकली मार्केट की शॉप हो सकती है। फाइनल कस्टमर्स लाइक अस, हम इनसे सामान को खरीदते हैं। एक एग्ज़ाम्पल है, बहुत सारे होलसेल मार्केट हैं दिल्ली में, जिसमें मोस्ट पॉपुलर है खड़ी बोली, ये फूड ग्रेन्स का मार्केट है, ड्राई फ्रूट्स का मार्केट है। चांदनी चौक क्लॉथ्स के लिए है। आज़ादपुर मंडी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए है। सदर बाज़ार हाउस होल्ड आइटम के लिए, और बहुत सारे फर्निशिंग आइटम्स, स्टेशनरी, कॉस्मेटिक्स और एसेसरीज़ का बाज़ार है। होलसेल ट्रेडर ये सामान को बल्क में ख़रीदते हैं अलग अलग जगहों से और रिटेलर्स को बेचते हैं। इसके अलावा भी बच्चों शॉपिंग के बहुत सारे तरीके हैं। प्रेजेंट सिनेरियो में ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है, जिससे कि अब हमें बिना घर के बाहर निकले हमारे डोर स्टेप पर सामान मिल जाता है। इंटरनेट आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें हम घर बैठे सामान खरीद सकते हैं। यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड के थ्रू बाइंग और सेलिंग की एक्टिविटी होती है। बहुत सारी दूसरी चीज़ें वो भी हमें फ़ोन पर अवेलेबल हो जाती हैं। जैसे इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे किसी कंपनी का एजेंट किसी सामान को डेमोस्ट्रेट करके हमें दिखाता है और अपने प्रोडक्ट को बेचता है। डॉक्टर्स के पास मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं जो कि दवाओं के सैंपल डॉक्टर को देते हैं, और जब डॉक्टर सेटिस्फाइड हो जाता है तो वो अपने पेशेंट्स को एडवाइस देता है उन दवाइयों को लेने की। इस तरह से इनडायरेक्ट सेल ऑफ मेडिसिन इंक्रीज़ होती है। बाइंग और सेलिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम बाज़ार ही जाएं, हम दूसरे कई तरीक़ों से भी शॉपिंग कर सकते हैं। बाइंग एंड सेलिंग इन डिफरेंट मार्केट्स, अलग अलग बाज़ारों में ख़रीदारी और बेचने के तरीके। मार्केट्स जैसा कि हमने पढ़ा, अब हमें आसानी से समझ में आने लगे हैं कि बाज़ार कैसे कैसे होते हैं। लेकिन अब अपन ये सीखेंगे कि किस तरह से चीज़ें बनती हैं और पैक होती हैं फैक्ट्रीज़ में। पैक होने के बाद ये एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी और अलग अलग जगहों पर पहुंचती है और फाइनली ये कंज्यूमर्स तक पहुंचती है। मार्केट जहां पर कि होलसेलर बाय करता है, मार्केट जहां पर कि रिटेलर बाय करता है, कभी कभी ये एक दूसरे को जानते तक भी नहीं है। और हमने ये देखा कि फाइनल प्रोडक्ट हमारी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हमारे पड़ोस की दुकान पर, वीकली मार्केट में या दूसरे बाज़ारों में मिल जाता है। अलग अलग तरह के लोगों की अलग अलग तरह की बाइंग कैपेसिटी होती है, क्योंकि उनकी इनकम अनइक्वल होती है। कुछ के पास बहुत सारा पैसा होता है जबकि कुछ के पास बहुत कम होता है। इसी तरह से जैसे कि जो बायर्स होते हैं वो उस तरह का प्रोडक्ट अपने लिए ख़रीदते हैं जो कि उनके इनकम में उनके साथ फिट बैठता है। इसी तरह से मॉल्स, नेबरहुड शॉप्स या वीकली मार्केट्स होते हैं जिसमें कि सेलर्स जो दुकानदार होते हैं उनका भी प्रॉफिट अनइक्वल होता है। वीकली मार्केट का जो सेलर होता है वो कम प्रॉफिट कमाता है,
बजाय उसके जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल का सेलर होता है। इसके अलावा मॉल में क्योंकि पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट होता है, इसके कारण से यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी होती है गुड्स की बायर्स के ख़रीदने के लिए। और आज का बायर भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया है, वो सामान ख़रीदने से पहले उसके बारे में डिस्कस करता है, बिना दुकान पर गए हुए वो उसके सेम कंपटीशन की और भी बहुत सारी चीज़ें देखता है। और शॉपिंग जो एक्सपीरियंस है अब एक कन्वीनियंस मतलब एक सुविधाजनक बन गया है अपने बायर्स के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।